नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं दीप्ति गुप्ता आपको 12वीं हिंदी कक्षा की वितान भाग 2 का पहला पाठ सिल्वर वेडिंग पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। तो इस पीपीटी में हम आज लेखक का परिचय, सारांश और महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। सबसे पहले लेखक मनोहर श्याम जोशी का परिचय देखते हैं। जन्म 9 अगस्त सन 1933 को राजस्थान के अजमेर में। देहांत मार्च 30, 2006 ईस्वी में। मनोहर श्याम जोशी आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ गद्यकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार, पत्रकार, दूरदर्शन धारावाहिक लेखक, फिल्म पटकथा लेखक, संपादक, कुशल प्रवक्ता तथा स्तंभ लेखक थे। पुरस्कार: हिंदी में लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दूरदर्शन के प्रसिद्ध धारावाहिकों हम लोग, बुनियाद, कक्का जी कहिन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही, जमीन आसमान आदि से वे घर घर में प्रसिद्ध हो गए थे। वे दिनमान तथा साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी पत्रिकाओं के संपादक भी रहे। उन्होंने हिंदी फिल्में भी लिखी। हे राम, पापा कहते हैं, अप्पू राजा तथा भ्रष्टाचार। रचनाएं उनके कहानी संग्रह इस प्रकार हैं: कुरु कुरु स्वाहा, कसब, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, हमजाद, क्याप। व्यंग संग्रह: एक दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे किस्सागो, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, टा प्रोफेसर षष्ठी वल्लभ पंत। साक्षात्कार लेख संग्रह, बातों बातों में, 21वीं सदी। आइए देखते हैं इस लंबी कहानी की भूमिका। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक ओर नई उपलब्धियों को समेटे हैं तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं। जो हुआ होगा और सम हाउ इम्प्रॉपर के दो जुमले इस कहानी के बीज वाक्य हैं। जो हुआ होगा में यथा स्थितिवाद यानी ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव है, तो सम हाउ इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति भी है। ये दोनों ही भय इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व हैं। वे इन स्थितियों का जिम्मेदार भी किसी को नहीं ठहराते हैं। वे अनिर्णय की स्थिति में हैं। दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर यशोधर पंत पूरा काम निपटाकर ही ऑफिस से निकलते हैं, भले ही शाम के 5 बज चुके हों। इसी कारण उनके अधीनस्थों को भी 5 बजे के बाद भी रुकना पड़ता है। वे अपने मातहतों से ज़्यादा बातचीत करना उचित नहीं समझते। पीढ़ियों का अंतराल इस कहानी की मूल संवेदना है। आइए अब देखते हैं इस कहानी का सारांश। उनके दफ्तर में मेनन उन्हें सिल्वर वेडिंग की बधाई देता है, किंतु चड्ढा उनसे चाय, मट्ठी और लड्डू की मांग करता है। यशोधर बाबू 10 रुपये का नोट चाय के लिए देते हैं, परंतु उन्हें यह सम हाउ इम्प्रॉपर लगता है। चड्ढा के जोर देने पर वे 20 रुपये का नोट दे देते हैं, पर उनके साथ चाय पार्टी में शरीक नहीं होते। पिछले कई वर्षों से उनका अपनी पत्नी व बच्चों से मतभेद होने लगा। इसी वजह से उन्हें घर लौटना अच्छा नहीं लगता। उनका बड़ा लड़का विज्ञापन कंपनी में नौकरी लग गया था। वह शुरू में ही कंपनी उसे 1,500 रुपये मासिक वेतन देती थी। उन्हें यह बात भी सम हाउ इम्प्रॉपर लगती है। उनका दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा था, परंतु उसका एलाइड सर्विस में न जाना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया। उनकी एकमात्र बेटी शादी से इनकार करती है। वह डॉक्टर की उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाने की धमकी देती है। वे अपने बच्चों की तरक्की से खुश हैं, किंतु सामंजस्य नहीं बिठा पाते। यशोधर बाबू रोज बिरला मंदिर जाते, फिर पहाड़गंज से घर के लिए साग सब्जियां लाते हैं। वे घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते। यह बात उनकी पत्नी व बच्चों को अखरती है। उनकी पत्नी समय के साथ ढल जाती है, पर वे असफल रहते हैं। वे संस्कारों और परंपराओं से चिपके रहते हैं।
उनका उसूल पसंद और आदर्शवादी होना घर व दफ्तर के लोगों के लिए सिर दर्द बन गया था। यशोधर बाबू की पत्नी संस्कारों से आधुनिक नहीं है, पर बच्चों के दबाव से वह मॉडर्न बन गई है। अब वह बच्चों का पक्ष लेती हैं। वह सहूलियत के हिसाब से यशोधर की बात मानने को कहती हैं। यशोधर बाबू उसे शामियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुँह मुहासे, लोग करे तमाशे जैसे शब्दों से कहकर मजाक उड़ाते हैं, परंतु वे खुद ही तमाशा बनकर रह गए हैं। किशनदा को यशोधर बाबू बार बार याद करते हैं, क्योंकि जब वो दिल्ली आए थे तो किशनदा ने ही उन्हें आश्रय दिया था तथा नौकरी दिलवाई। उन्होंने यशोधर बाबू को सामाजिक व्यवहार सिखाया। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू ने उनके पट्ट शिष्य की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। किशनदा उनके आदर्श हैं। उन्हें बहुमंजिली इमारतें अच्छी नहीं लग रही थीं। यही कारण था कि उन्हें अच्छे क्वार्टर मिलने का ऑफ़र भी स्वीकार्य नहीं है और वे यहीं बसे रहना चाहते हैं। जब उनका क्वार्टर टूटने लगा, तब उन्होंने शेष बचे हुए क्वार्टरों में से एक अलॉट कर लिया। वे किशनदा की स्मृतियों से जुड़े रहने के लिए यहीं रहना चाहते थे। पुत्र द्वारा वेतन न देने पर, वे बच्चों द्वारा सलाह न लेने पर वे उपेक्षित महसूस करते हैं। बच्चे मनमाने ढंग से रुपए खर्च करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। वे चाहते हैं कि बच्चे घर का सामान खुद लाएं, अपना काम खुद करें, परंतु बच्चे चाहते थे कि इन कामों के लिए नौकर रख लें। यशोधर बाबू खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं तथा बच्चों को भी वैसा ही बनाने की इच्छा रखते हैं, परंतु उनकी पत्नी व बच्चे उनका विरोध करते हैं। किंतु उस दिन हद हो गई जिस दिन उनके कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। घर में सिल्वर वेडिंग पार्टी मनाना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। बच्चों के आग्रह पर वे केक काटते हैं, जबकि उन्होंने कहा somehow I don't like all this। उन्होंने अंडा होने के कारण केक नहीं खाया। वे पूजा का बहाना करके चले गए। मेहमानों के जाने के बाद वे लाल गमछे में ही बैठक में चले गए। बच्चे उनकी इस बात के भी सख्त खिलाफ हैं। पार्टी में सबके जाने के बाद उनके बच्चों ने प्रेजेंट खोलने की बात कही। भूषण उनको बोलता है कि यह ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। सुबह दूध लाने के समय आप फटा हुआ पुलोवर पहनकर चले जाते हैं, वह बुरा लगता है। उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई। यह कहना कठिन है कि उनको भूषण की यह बात चुभ गई कि आप इसे पहनकर दूध लेने जाया करें, या वह स्वयं दूध लाने की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर यह कहानी समाप्त होती है। आइए अब देखते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू का चरित्र चित्रण कीजिए। तो यशोधर बाबू का चरित्र चित्रण इस प्रकार है कि कर्मठ एवं परिश्रमी थे वे। सेक्शन ऑफिसर होने के बावजूद भी दफ्तर में देर तक काम करते थे। वे अन्य कर्मचारियों से अधिक कार्य करते थे। इसका ये बिंदुवार इसका उत्तर देंगे। तो दूसरा पॉइंट है, संवेदनशील। यशोधर बाबू अत्यधिक संवेदनशील थे। वे यह बात स्वीकार नहीं कर पाते कि उनका बेटा उनकी इजाज़त लिए बिना ही घर के सोफ़ा सेट आदि सामान खरीद लाता है। उनके साइकिल से दफ्तर जाने पर ऐतराज़ करता है। उन्हें दूध लेने जाने में असुविधा न हो, इसलिए ड्रेसिंग गाउन भेंट करता है। पत्नी भी उनकी बात न मानकर बच्चों के कहे के अनुसार चलती है। उनकी बेटी विवाह के बंधन में बंधने से इनकार करती है। उसके वस्त्रों में भी शालीनता नहीं झलकती। तो परिवार वालों से अधिक तालमेल न बैठने के कारण वे अधिकतर समय घर से बाहर मंदिर में तथा सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने में बिताते थे। तीसरा इसका बिंदु है, परंपरावादी। वे परंपरावादी थे। आधुनिक समाज में बदलते समीकरणों को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, इसलिए परिवार के अन्य सदस्यों से उनका तालमेल बैठ नहीं पा रहा था। धार्मिक व्यक्ति। यशोधर बाबू एक धार्मिक व्यक्ति थे। वे अपना अधिकतर समय पूजा पाठ और मंदिर में बिताते थे। अगला प्रश्न है,
सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू के द्वंद्व को स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू के द्वंद्व को स्पष्ट कीजिए। तो यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं। वे आधुनिकता व प्राचीनता में समन्वय स्थापित नहीं कर पाते। वे नए विचारों को संशय की दृष्टि से देखते हैं। इस तरह से ऑफिस व घर दोनों से बेगाने हो जाते हैं। वे मंदिर जाते हैं, रिश्तेदारी निभाना चाहते हैं, परंतु अपना मकान खरीदना नहीं चाहते हैं। वे अच्छे और नए मकान में जाने के लिए तैयार भी नहीं होते। वे अपने बच्चों की प्रगति से प्रसन्न हैं, परंतु बच्चों के कुछ निर्णयों से असहमत हैं। वे सिल्वर वेडिंग के आयोजन से भी बचना चाहते हैं। तो उनके मन में अपनी आदर्शवादिता के प्रति जो संस्कार हैं वो उन्हें आधुनिकता अपनाने से रोकते हैं। इस तरह से यशोधर बाबू अंतर्द्वंद में फंसे रहते हैं। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू किशनदा को बार बार क्यों याद करते हैं? उत्तर है, यशोधर बाबू किशनदा को बार बार इसलिए याद करते हैं कि उनका विकास आज वो जो कुछ है किशनदा के प्रभाव से ही है। वे किशनदा की प्रतीक्षाया हैं। यशोधर बाबू छोटी सी उम्र में ही दिल्ली आ गए थे। किशनदा ने ही उन्हें अपने घर में आसरा दिया और पढ़ा लिखा करके नौकरी दिलवाई। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू के बच्चों की कौन कौन सी बातें प्रशंसनीय हैं और कौन से पक्ष आपत्तिजनक हैं? तो यशोधर बाबू के बच्चों की निम्नलिखित बातें प्रशंसनीय हैं। उनका महत्वाकांक्षी और प्रगतिशील होना, जीवन में उन्नति करना, समय और सामर्थ्य के अनुसार घर में आधुनिक सुविधाएं जुटाना। लेकिन उनकी कुछ बातें आपत्तिजनक भी हैं। उन बच्चों का पिता के साथ व्यवहार, पिता, रिश्तेदारों, धर्म और समाज के प्रति नकारात्मक भाव, मानवीय संबंधों की गरिमा और संस्कारों में रुचि न लेना। आखिरी प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? उत्तर है, यशोधर बाबू अपने आदर्श किशनदा से बहुत अधिक प्रभावित हैं। वे आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध हैं, जबकि उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ खड़ी दिखाई देती है। वह अपने बच्चों के आधुनिक दृष्टिकोण से प्रभावित है। इसलिए यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ परिवर्तित होती है, अपने बच्चों के साथ उनके परिवार के रंग ढंग में ढल जाती है। लेकिन यशोधर बाबू अभी भी किशनदा के संस्कारों और परंपराओं से चिपके हुए हैं। वे घर, ऑफिस सभी जगह अपने समाज से अलग थलग से रहते हैं। धन्यवाद।